हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। तो दोस्तों, ये जो बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी यानी प्राथमिक का जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये एडिटोरिया का मॉडल टेस्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में स्थित एक प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी रचना किया था मेगस्थनीज ने। ये मौर्य काल के समय की बात है। आइए जो अगला क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और 10 राजाओं के बीच जो दसराज युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका आंसर होगा वो होगा पुरुषड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपने अक्सर बचपन सुना होगा कि नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक गांव में। तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो ये जो विक्रमादित्य थे उन्होंने शक का जो है अंत किया था लड़के, तभी से विक्रम संवत चलने लगा। तो इसका जो आंसर होगा 57 ईस्वी पूर्व। देखिए ऑप्शन में 57 ईस्वी भी है, लेकिन ईस्वी पूर्व लगा होना चाहिए, वही विक्रम संवत। आप थोड़े ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुप्त शासकों की जो शासकीय राजकीय भाषा क्या थी। तो इनकी जो राजकीय या शासकीय भाषा थी वो थी दोस्तों संस्कृत। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत और पाली पे मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका निर्माण दोस्तों कृष्ण प्रथम ने कराया था। साथ ही साथ आप लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे भी ध्यान दीजिएगा। नालंदा को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट, और विक्रमशिला को धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। वो दोस्तों 17 बार किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए दिल्ली में तो बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो आपको इल्तुतमिश लगाना है। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा भी पूछता है, कम भी पूछता है। जब कम पूछे तो आप लगाइएगा खिलजी वंश। आपने पद्मावत पिक्चर देखी होगी, रणवीर सिंह, उसी से याद कर लीजिएगा। उसने बहुत ही कम समय तक शासन किया और जब तक किया था तो कोहराम मचाए रखा था। और जब पूछे सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन किया तो वो दोस्तों तुगलक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पुर्तगाल कोचीन ये सही है। डेनिश त्रैम्बोक ये भी सही है। डच जो है मसूलीपट्टनम में इसका कारखाना था, ये भी सही है। ये फ्रांसीसी वाला कालीकट में नहीं था, यही उसका आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत आने वाला अंग्रेज कौन था। भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था। तो दोस्तों ये थे जॉन मिंडेल हाल। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूरख कहा जाता था। दोस्तों जो लंपट मूरख वो जहादार शाह को कहा जाता था। बाकी आपसे पूछता है कि रंगीला किसे कहा जाता था, तो वो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो आप ये ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो दोस्तों जो बंगाल का अंतिम नवाब था वो था आपका सैफुद्दौला। जो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला, सैफुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मुबारक उद्दौला। तो जो बंगाल का अंतिम नवाब याद रखिएगा मुबारक उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये किया था बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर जिनकी जो है हम लोग अभी इन्हीं के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही नया जो संसद भवन बनाया दिल्ली में 28 मई 2023 को इन्हीं के उसमें बनाया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संसद भवन के बारे में पूछे किसकी याद में तो बी डी सावरकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। एक पूछता है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और यहाँ पे पूछ रहा है वेद समाज। तो जब आपसे वेद समाज पूछेगा तो बहुत ही शांति से ध्यान से, नहीं तो हम लोग राजा राम मोहन राय और फिर दयानंद सरस्वती लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि वेद समाज, और वेद समाज की जो स्थापना किया था वो किए थे श्रीधरलू नायडू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बख्शी जगबंधु। इनके नेतृत्व में ये पाइक विद्रोह हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिका और संपादक और संस्थापक। मतलब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। 3 सही है और 1 उत्तर गलत है, या फिर इसमें तो ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। तो इसमें से जो बंगाल गजेट है कह रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये भी गलत है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब ये तो सुमेलित है, सोम प्रकाश ईश्वर, ये भी सोम प्रकाश भी इन्हीं का है। और बंगदूत भी राजा राम मोहन राय का है। तो मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों ये पूछ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखने दीजिए। कह रहा है कि ये जो सोम प्रकाश है वो तो ईश्वरचंद विद्यासागर का है ही, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब सभी तो सुमेलित है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो डी होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है डी होगा, यानी सही सभी सुमेलित है। बंगाल गजेट भी, सोम प्रकाश भी और ये बंगदूत भी, ये तीनों के तीनों सही है। तो आप फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी सुमेलित है। बंगाल गजेट इनका है, सोम प्रकाश विद्यासागर का है, बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो आपने दोस्तों वुड डिस्पैच के बारे में सुना होगा, ये आंसर भी है 1854 का वुड डिस्पैच। इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जो न्यायिक सेवा का जनक है दोस्तों वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। आप ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग को जो है न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? मतलब ये 4 घटनाएं आपको दी गई है, इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन सी घटित हुई। तो ये दोस्तों जो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध है, इन तीनों में से सबसे बाद में यही घटित हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? जो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे वो थे MG रानाडे, GV जोशी, SH चिपलूकर, उपरोक्त सभी थे। दोस्तों ये उपरोक्त सभी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखिएगा। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? मतलब तिथि पूछ रहा है जब बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की गई थी। वो तिथि थी दोस्तों 20 जुलाई 1905। ये ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा की गई थी। और साथ ही साथ आप 16 अक्टूबर 1905 को ध्यान रखिएगा, उस दिन जो है ये तिथि जो है प्रभावी हुई थी। तो आपसे जब प्रभावी पूछे तो ये लगाइएगा, और जब आपकी घोषणा पूछे तो 20 जुलाई तथा 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। करा लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? देखिए एक जनरल डायर थे, ये कर्जन वाइली की बात कर रहा है। एक तो उधम सिंह ने किया था, उसकी बात नहीं है। ये कर्जन वाइली कोई और थे, इनकी हत्या पूछ रही है। तो जब इनकी हत्या आपसे पूछेगा तो ये आप देखिए, ध्यान रखिएगा, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने जो है लंदन में जो है कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, CR दास, विजय राघवाचार्य, BG तिलक। ये प्रस्ताव पेश की बात कर रहा है, ये आप ये नहीं कर रहा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, कौन शुरू किया गया था। ये प्रस्ताव, जब प्रस्ताव की बात करेगा तो आप बहुत ही ध्यान से CR दास यानी चित्तरंजन दास का नाम लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 पे ध्यान दीजिए। कह रहे गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? ये किए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1937 चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये देखिए कितना उटपटांग क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, लेकिन आप ध्यान रखिए 5। ये 1937 के चुनाव में जो है ये थे। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, जब भी आपको मुक्तिदाता है आप मेटकाफ याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ। इन्हें जो है समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं हम लोग 31 पे। ये कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता ने भी किया था, ये भी किया था, रामन और लोहिया, यानी सभी ने किया था। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? दोस्तों मंगल ग्रह। और आपको पता है पहली बार में ही मंगल ग्रह जो सफल हुआ था मंगलयान, वो भारत का ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब ये मरुस्थलीय क्षेत्र उगने वाले वनस्पति की बात करेगा तो उसको आप याद रखिएगा जीरोफाइट, ट्रोपोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीरोफाइट। आप लोग ध्यान रखिएगा, जीरोफाइट को जो है ये जो है वनस्पतियों को कहा जाता है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय में उगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन को कहते हैं। और ये मछली पालन आप पीसी याद रखिएगा, पीसी कल्चर मछली पालन। और रेशम कीट पालन जो है ये सेरी कल्चर, सेरी रेशम के, हमने तो ऐसे रेशम की सारी से याद किया था, तो रेशम कल्चर यानी सेरी कल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो जो टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों ये उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पे। साथ ही साथ पूछता है कि भारत की सबसे ऊंचा बांध परियोजना कौन सी है, वो टिहरी बांध है। लेकिन जब आपसे गुरुत्वीय बांध परियोजना पूछे तो आप भांखड़ा नांगल लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जब अधिकतम जनसंख्या पूछे तो वो उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम में आप सिक्किम लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान शिमला, यानी ये सभी सुमेलित है। इसका आंसर डी होगा। 39 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों ये 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया था। ये विश्व का पहला और भारत का पहला दोनों है। ये जो नैनो यूरिया संयंत्र है किस राज्य में, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात में जो है विश्व और भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता। BBC देखिए 2022 हो चाहे 2021 लगातार 2 वर्ष से जो है वो मीराबाई चानू ही जीत रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 42। ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। दोस्तों लिथियम भंडार जो है वो जम्मू कश्मीर में मिले हैं और लगभग 6 मिलियन टन जो है लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का जो है लक्ष्य रखा है। ये केंद्र सरकार पूछ रहा है, स्पेशल बिहार का नहीं पूछ रहा है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों 45.03 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ आप याद रखिएगा, उसे 03 ज़्यादा ऑप्शन नहीं देगा, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए 45 की ओर देखते हैं हम लोग। हाल ही में हुए राज्यपाल नियुक्ति के संबंध, ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है कि राज्यपालों के बारे में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी जो लेटेस्ट में यही लोग हुए हैं इसी वजह से ये क्वेश्चन बना है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो फागू चौहान सिक्किम गलत है दोस्तों, फागू चौहान जो है वो मेघालय की हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला ये बिल्कुल सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को कह रहा है मेघालय, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये दोस्तों बिहार के हैं, मतलब ये यहाँ के हैं। और जो CP राधाकृष्णन है दोस्तों ये झारखंड के हैं, झारखंड ऑप्शन में नहीं है, तो ये मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। जो ये हिमाचल प्रदेश वाला है वो सही है, शिव प्रताप शुक्ला। साथ ही साथ आप बिहार के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में बताइएगा या फिर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, बाकी सब सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। ब्लू बुक, आप बस ब्लू बुक भी याद रखेंगे तो इतने से ही आप क्रैक कर लेंगे। ये लिखा था अमिताभ कुमार ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, मतलब कहाँ किया गया था 12वां विश्व हिंदी। आप क्रम भी याद रखिएगा, 2023 का याद रखिएगा फरवरी में। ये जो हुआ था आपका फिजी में हुआ था, फिजी में। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व था दोस्तों वो जयशंकर जी ने किया था। अक्सर हम लोग सोचते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किए होंगे, लेकिन जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां हुआ था इसमें जो है जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि थे। ये जो सीसी थे दोस्तों ये मिस्र के थे, हमने मिस्री के सीसी याद किया था, अब्दुल फतेह अल सीसी से याद हो जाता है। 49 नंबर को देखिए, कह रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार मामले में भारत का कौन सा
कौन सा जो है स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन के मामले में दोस्तों भारत का स्थान है वो है 40वां। और साथ ही साथ जब आपसे पहला स्थान पूछेगा तो उसमें आप स्विट्जरलैंड को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था। दोस्तों ये भारत के लिए गौरव की बात है, भारत की ही कंपनी थी भारत बायोटेक। इसने जो है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है विकसित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो 51 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। मतलब जब राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा कार्य जो है रुक जाएगा। तो दोस्तों राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो जब राइबोसोम में अनुपस्थिति होगा तो प्रोटीन का जो है संश्लेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। चिरकालिक तीव्र, ये तो हिंदी का क्वेश्चन जैसे होगा, जो बहुत समय तक बना रहा है उसको चिरकालीन कहते हैं, तो इसका आंसर चिरकालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, 54। 53 कह रहा है इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब जिसकी उपस्थिति से ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, तो दोस्तों वो है हरित लवक। अगला क्वेश्चन, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये होता है जो है कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो हमारे पादप यानी पौधे होते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं। ये तीनों जो है वसा देखिए अमीनो अम्ल वसा विटामिन सी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 हम लोग देखते हैं। कह रहा है फ्लोएम से जो है खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है पौधों में किस दिशा में होता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जो दोस्तों जो जाइलम होता है वो ज़मीन से जल और खनिज लेके खाली ऊपर जाता है एक दिशा में, लेकिन ये जो जब वहाँ भोजन बन जाता है तो फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहता है। तो इसका जो आंसर होगा ऊपर नीचे दोनों ओर, लेकिन जाइलम होता तो आपको एक दिशा लगाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। जो पादप अवशिष्ट होते हैं वो कहाँ संचित रहते हैं। पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, तो लगभग सभी में, ये सभी में रहते हैं। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है बीज रहित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। बीज रहित जब जो मतलब जिनमें बीज नहीं होता उनका उत्पादन जो होता है तो उसमें सहायक कौन होते हैं। तो वो दोस्तों होते हैं ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स। ऑक्सिन और जिबरेलिन्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो दोस्तों जब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ऐसे ही बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसमें से जो आपका अवतल दर्पण हमेशा ये वास्तविक प्रतिबिंब देता है। जब आप 9th क्लास में साइंस के चैप्टर पढ़े होंगे जो है दर्पण, तो उसमें आपने देखा होगा सभी लगभग अवतल दर्पण लगभग सभी में जो है वास्तविक प्रतिबिंब देता है और वस्तु से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो दोस्तों जब पूछे कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ देख सकता है उसके आंसर होगा जो है अनंत। मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक जो है वस्तुओं को साफ देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 और 61। ये कह रहा है विद्युत धारा उत्पादन करने की युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पादन यानी हम लोग जनरेटर्स क्या करते हैं, इसको जनित्र कहते हैं। जनरेटर वही तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। ये तो बिल्कुल रटा हुआ सा क्वेश्चन होगा, आपको रटा दिया होगा। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं दोस्तों, तो आप त्वरण मत लगेगा। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर ध्यान दीजिएगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उनके बीच की दूरी के, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उनके बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। NaOH, KOH, NaCl या HCl। लवण यानी नमक का उदाहरण कौन सा है। तो आपने सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल ही सस्ता सा क्वेश्चन लग रहा है। सोडियम क्लोराइड को नमक का ही तो उदाहरण होता है, लवण यानी नमक। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि Mg2+, ध्यान देखिएगा Mg2+ है, ध्यान से देखिएगा। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए जो जनरली होता है वो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन संख्या उसमें 12 होता है, लेकिन 2+ है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है किसी को दिया है। जब दो जब दे दिया होगा दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इसका उत्तर आप 12 न लगाइएगा, बिल्कुल 10 लगाइए, क्योंकि 2+ का मतलब इसने 2 दान दे दिया। 12 थे, 2 दान दे दिया, बचा इसके पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। द्विबंध है मतलब द्विबंध है, इधर वाला दोनों दो आपस अपन साझा कर, 2 ये साझा करेगा, 2 ये, मतलब टोटल 4 साझा करेगा ना, तो आप 2 मत लगाइएगा। 2 का साझा यानी 4 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मतलब ये ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन या सभी, तो दोस्तों ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। सहसंयोजी यौगिक जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन करते हैं, H2O, CO2, NaCl। तो दैनिक जीवन में किसका उपयोग हम लोग बराबर करते हैं, बताइए? जल का, इसका लगातार उपयोग करते हैं, मतलब NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लेकिन देखिए मीथेन आके काम गड़बड़ा दिया, नहीं तो ये भी दोनों आप एक बार सोचते कि ये नमक है और ये हम लोग हमेशा छोड़ते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मीथेन ने जो है इन ऑप्शन को गलत कर दिया। तो इसमें जब से प्रबल ऑप्शन वो H2O का होगा, क्योंकि इसका बराबर उपयोग होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर का। करा एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा -CHO। चलिए 69 नंबर देखिए, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है या अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है? तो इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। करा किस संविधान संशोधक तथा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी निर्वाचित सदस्य की भी संख्या शामिल की? मतलब पहले यूटी के ये दिल्ली पुडुचेरी नहीं थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत इनके लोग भी अब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है बराबर के हकदार हैं। तो वो है दोस्तों 17वां संविधान संशोधन। ये जो 17वां संविधान संशोधन होगा, अगर इसकी डेट पूछेगी आपसे तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71। करा सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखा होगा मंत्रिमंडल में कई लोग अपॉइंट होते हैं, तो सब लोग सामूहिक मिलकर ही तो काम करते हैं, तो यही इसका सबसे सटीक आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का कह रहा माने सेंट्रल का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं वो जो है उच्चतम सिविल अधिकारी होते हैं केंद्रीय सरकार के। प्रधानमंत्री, प्रमुख सचिव, महान्यायाधीश कुछ नहीं, मंत्रिमंडल का जो सचिव होगा वही केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होगा। चलिए 73 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, कानून व्यवस्था। दोस्तों केंद्र सरकार का जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, पूछ रहा है ना, केंद्र सरकार का नहीं। तो ये जो कानून व्यवस्था है दोस्तों ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य हुआ, स्वच्छता हुआ, लोकोपयोगी सेवाएं, ये सभी जो है स्थानीय सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों देखिए शपथ पूछ रहा है, 3 अक्षर का शपथ होता है, तो आप तीसरी अनुसूची याद रखिए। और आपको अगर अभी तक अनुसूचियाँ नहीं याद हुई हैं तो इसी में आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा अनुसूची याद करने की। तो दोस्तों अगर आप उसको देख लेंगे तो जीवन में कभी भी अनुसूची और भाग भूल नहीं पाएंगे। इसी चैनल पे एक वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 75 नंबर देखिए। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है कि सभी का जो है हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जो सरकारी संपत्ति है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, माने ST/ST का आरक्षण जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो जो ST/ST का जो SC और ST का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 335 में है। तो आप ध्यान रखिएगा 335 SC/ST का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। कैसा? मिश्रित का, द्विविध का, समाजवादी का, पूंजीवादी का। जो आर्थिक आयोजन है एक अनिवार्य अभिलक्षण है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ये आर्थिक आयोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है एक अनिवार्य अभिलक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो जो तृतीयक क्षेत्र आता है वो दोस्तों आता है वस्तुओं का जो परिवहन होता है, ये जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक में आपको पता है कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है। चलिए 79 नंबर देखिए कह रहा है बिहार से रिलेटेड है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ध्यान दीजिएगा शहरीकरण का स्तर पूछा है, तो जब भी ये पूछे तो आप लगभग 16.2% जो है, लगभग क्या ये सटीक है, इतना % जो है ये आज शहरीकरण का जो है स्तर है। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है किसमें शामिल है?
इसमें शामिल है, मतलब इसमें कौन कौन सा शामिल है, तो लगभग में ये हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, सक्षमता को सामने लाना, लगभग सब इनमें सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, मतलब कौन सा हिस्सा बिहार का जो है पुराना है पूछ रहा है। तो जो ये जो सबसे पुराना वो है खड़गपुर की पहाड़ी, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, एलिफेंटा, निकोबार, सॉल्सेट या रामेश्वरम। तो दोस्तों आपने पाक जल डमरू मध्य का नाम सुना होगा, तो उसी में आता है कि रामेश्वरम, ये जो है भारत श्रीलंका के मध्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की जब सबसे लंबी नदी पूछेगा दोस्तों आप गंगा लगाइएगा। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा और ये जो सिंधु नदी है ये गंगा से लंबी होती है, लेकिन ये लोग भारत में आती हैं, इसका अधिकांश भाग जो है किसी दूसरे देश पाकिस्तान में है। इस वजह से जब भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप रखिएगा 25-25, इसकी लंबाई 25-25 है। 84 नंबर देखिए, रेगुर किसका नाम है, तो ये जो रेगुर मिट्टी की बात कर रहा है 84 नंबर, इसे कपास मिट्टी भी जो कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, सौरमंडल, नक्षत्र, आकाशगंगा, एड्रोमीडा। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आप सौरमंडल लगा देंगे। सौरमंडल दोस्तों ताराओं नहीं, सभी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सभी का जो है वो समूह होता है। इसमें इसका आंसर होगा नक्षत्र। ताराओं के समूह को दोस्तों नक्षत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपको याद होगा 22 अप्रैल, 22 मई और क्या कहते हैं 22 मार्च का दिन आपको याद ही होगा। उसमें 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए 87 नंबर देखिए, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा। दोस्तों जब एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो ये जो है 90 देशांतर कर रहा है, यानी जब 90 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 360 मिनट हो जाएगा। और 360 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो लगभग 6 घंटा, लगभग क्या सटीक 6 घंटा इसका उत्तर होगा, यानी 90 डिग्री देशांतर यानी 6 घंटे। 88 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। सभी धाराएं मतलब हिंद महासागर की एक नहीं है, तो आपको बताना वो कौन सी धारा है। तो दोस्तों ये है बेंगुएला धारा, ये जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, लगभग अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में, और ये एक ठंडी धारा है, तो इसका उत्तर होगा बेंगुएला धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 89 कह रहा है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स में दोस्तों 5 झील आती हैं। इसका एक ट्रिक भी है कि सुपर मिशन है ई अंटी, तो ये जो सुपर मिशन है एंटी, इसमें एस फास्ट सुपीरियर हो जाता है, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और अंटूरियो। तो इसमें देखिए आपका ह्यूरोन भी है, मिशिगन भी है, सुपीरियर भी, यानी इसका उत्तर होगा बियर। ये जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 91 देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि, माने ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कब होती है पर्यावरण में, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ेगा, तो ये तभी न कहते हैं ग्रीन हाउस बढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे प्रबल आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। कार्बन क्रेडिट वाला जो दृष्टिकोण है कौन शुरू किया था। दोस्तों जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, उसी में जो है कार्बन क्रेडिट के बारे में कहा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 की ओर बढ़ते हैं जी। 94 का राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है, शैक्षिक तथा शोध को, वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को। ये पुरस्कार है दोस्तों सभी को दिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा तीनों ऑप्शन। अगला कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, मतलब उद्यान तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जैविक उद्यान पूछ रहा है, वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलिए 95 हो गए, 96 की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
कराए हैं निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। देखिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आ गया, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या। तो दोस्तों देखो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसमें ध्यान दीजिएगा बिहार विधानसभा की बात की है। तो जब भी विधानसभा की बात करेगा 243 याद रखिएगा, 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग देखते हैं। करा निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। मतलब इसमें देखिए वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, इसमें तो सभी चारों लगभग शामिल हैं। संतुलन चारों का इसमें योगदान है। 99 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम माने खुद से बना हुआ, और एक होता है प्राकृतिक। तो धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील। तो आप बताइए कौन सा है जो कृत्रिम इसमें से हो सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों KVS के पेपर में पूछा गया था, मुझे याद है। ये जो धान का खेत है ये कृत्रिम होता है, बाकी घास का मैदान अपने से आपको मिल जाएगा, वन भी मिल जाएगा, झील भी, ये कोई बनाता नहीं है। चलिए 100 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। यहाँ किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, ये दोस्तों हुआ था, ये आपने याद होगा चिपको आंदोलन जो बिश्नोई समाज ने किया था, जिसमें लोग जो है पेड़ों से चिपक कर वृक्षों की रक्षा करते थे। इसे बिश्नोई आंदोलन भी कहा जाता है। तथा आपने सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुना होगा, ये जो है इससे जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि हम आपको जो टफ क्वेश्चन होगा उसका तरीका आपको बता देंगे। बाकी आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम आप लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं तो। 101 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। इसको दोस्तों ये जब आप 81 और 25 है इसका वर्ग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9/5 हो जाएगा। तो इसमें 5/9 है, इसमें 9/5। फिर जब इसको चेंज करेंगे 5/9 करने के लिए, तो ऊपर जो है ऊपर का जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से दोनों 5/9 मिल जाएगा, तो ऊपर वाले जो पावर है उसको इक्वल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो दोस्तों 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों ये जैसे आपको क्वेश्चन का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आपके पास बहुत समय रहेगा, आप जो है एक एक ऑप्शन उठा के इन चारों से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ये उनके लिए बता रहे हैं जिसका ध्यान ना है उस समय कि कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 103 नंबर का है। ये जो है CPSP वाला क्वेश्चन है, मतलब लाभ हानि का। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आएगा 25%। आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए 104 नंबर देखिए, साधारण ब्याज संबंधित ये क्वेश्चन लग रहा है। तो इसका जो 104 नंबर का जो आंसर होगा वो आएगा आपका 180 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए। सीधा फार्मूला लगाएंगे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 18 को आप 11 7 में तोड़ देंगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। चलिए 106 नंबर देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंड। ये कक्षा 6, 7, 8 में गुणनखंड होता है, 9, 10 में और होता है। तो 106 का जो आंसर होगा आप गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा डी। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे कहा आप वैसे ही इसका इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण इसका जब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 5। 108 नंबर देखिए क्या कह रहा है, में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। मतलब इसमें आप जैसे आपको एक तरीका इसका होता है कि इसका LCM लेकर, और एक तरीका होता है आप भाग दे दीजिए। देखिए 3 है, जब 5 भाग देंगे ना 10 में लगा 0 बढ़ा देंगे तो 0.6 आएगा। ऐसे करके करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद उसको भिन्न में करके आप आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 2/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 109, 110 पे ध्यान दीजिएगा। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका सी। 110 नंबर देखिए, यदि एक x एक समपूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक है। जब x समपूर्णांक है तो विषम कौन सा होगा। तो x सम है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसका आंसर आ जाएगा ए। 111 नंबर देखिए, औसत वजन। औसत से ये क्वेश्चन है 111 नंबर का, इसका आंसर आएगा दोस्तों 66। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 112 नंबर देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका आएगा क्रियाटो यानी डी। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 113 नंबर कह रहा है जन्मदिन, यानी ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये भी सरल होता है, कैलेंडर दोस्तों पढ़ना पड़ता है, बहुत टफ नहीं है। जब आप लोग ध्यान से करेंगे तो एक भी, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी भी बारीकी आप ध्यान नहीं दिए, थोड़ी गलती की तो आपका आंसर जो है तुरंत गलत हो जाता है। इसका आंसर आएगा गुरुवार।
बाकी आप लोग अपने से अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन 114 नंबर। इसका आंसर जो होगा दोस्तों आएगा 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ये रहा आंसर। चलिए ये तो बहुत ही सरल होता है, इसका आप लोग कर लीजिए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 18। 116 नंबर देखिए, 39 छात्रों के कक्षा में राजू, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका आएगा 16वां, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 17 नंबर का जो आंसर आएगा 117 का, वो आएगा आपका ए, पैटर्न है। 118 नंबर देखिए, 118 नंबर जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 21, लेकिन आएगा कैसे वो आपको थोड़ा सा हेरा फेरी करना। जब आप हेरा फेरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 100 है और ये क्या कहते हैं 625 है। जब 6 में 100 और 625 को आप जोड़ेंगे और इधर इसका क्या कहते हैं 10 का स्क्वायर करके 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 10 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका 25, फिर 10 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करके आप जब जोड़ेंगे 10 25 वो 35 हो जाएगा। और 64 वाला देखिए 64 428 में क्या करना है, आपको पता है 64 8 का है और 420 का है, तो 8 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। इसी प्रकार 36 का 6 225 15, तो 25 6 जोड़ेंगे तो वो 21 हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन, रैंकिंग नहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का। इसका आंसर आपका UG आएगा, U और G, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो ये श्रृंखला जो है आप ध्यान रखिएगा, ये जो है डिवाइड बाई 5 प्लस बाई 5 है, उसके बाद डिवाइड बाई 4 प्लस बाई 4, फिर डिवाइड बाई 3 प्लस बाई 3। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16। आप लोग ध्यान से सुने ना, पहले डिवाइड करिएगा इससे इसको प्लस 3 ऐड करिएगा ऐसे करके। तो दोस्तों ये आज का मॉडल टेस्ट नंबर 2 था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपनी तैयारी बराबर जारी रखिए। लगभग 1 महीने का समय बचा है और 2 प्रैक्टिस सेट हम डेली लगभग लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी चलती रहे। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बिल्कुल सही हैं, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हम वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे। बाकी इसका पहला एडिटोरिया का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट और किरण के 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व हम करा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी बराबर जारी रखिएगा, हताश मत होइएगा, बराबर पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।